हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जामी पर, जिसमें आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें आज फिर धमाकेदार 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। सेशन को जल्दी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और फिर धमाकेदार 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। यानी जिस तरह से हमें एग्जाम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से स्पीड में क्वेश्चन पढ़ते हुए, चीजों को समझते हुए स्पीड में करते रहेंगे। और बाकी डिटेल्ड क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी डिटेल क्लासेस आपको चैनल में वीडियो सेक्शन और लाइव सेक्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 5, 10, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतया नहीं कटती वरन शेषफल में 2 बचता है। यानी 2 बचेगा शेषफल में इनसे काटने पर, लेकिन वह संख्या 1500 से ठीक बड़ी है। व्हाट विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10, 15, 20 डज नॉट कंप्लीटली कट बट लीव्स 2 इन द रिमाइंडर एंड द नंबर इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन 1500। यानी 1500 से बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें पता है कि क्या करना होता है, देखते हुए हम कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं 5, 10, 15 और 20। तो 5, 10, 15 और 20 का हमें लेना होगा एलसीएम। ठीक है, इसका लेना होगा एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60, लेकिन 60 हमारी वो संख्या नहीं है। तो आप कहेंगे 2 शेष बचा है, तो 62 भी नहीं, लेकिन क्योंकि यहां पर कहा गया है, ध्यान से समझना भाई, 1500 से ठीक बड़ी, तो 60 से हम 1500 को भाग अगर दे तो क्या 1500 60 से विभाजित होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, यह आपका 25 बार में। तो इसका मतलब है कि हमारा 1500 विभाजित हो रहा है, तो हमारी जो संख्या होगी यानी वो 60 का ही एक मल्टीपल हो सकती है और 1500 प्लस 2 बनेगी, यानी 1502 हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि 1500 से ठीक बड़ी संख्या। तो हमारी संख्या 1500 से छोटी हो नहीं सकती। तो 1500 के आसपास 60 से कटने वाली संख्या निकालेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1502। उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट आज करते हैं। 15 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत 30 है। अपने औसत को 4 रन बढ़ाने के लिए अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? देखो भाई, जब औसत का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बस देखते हुए कर देना कि अगर देखो, औसत का मतलब क्या होता है कि हम बराबर, औसत का मतलब होता है सभी पदों को बराबर करना, यानी एवरेज का मतलब होता है इक्वल करना। तो अगर वो अगली पारी में भी 30 रन बनाए तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसको अपने रन 4 बढ़ाने हैं। तो 4 और कितनी पारियों में? अब 15 की जगह एक पारी और खेल लेगा, यानी 16। तो टोटल बस इसी कर देना है। तो 30 प्लस 16 चौके 64, यानी उसको बनाने होंगे टोटल 94 रन। बोलो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन देखते हुए ही कर लिया? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए, अमन, वरुण तथा चेरी किसी काम को करने में क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन का समय लगाते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद अमन कार्य छोड़ दे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? अच्छा, अब इस तरह क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में हमें पढ़ते हुए फटाफट करने का मतलब माइंड में चलता रहना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, डाटा को कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरीके से फटाफट लगा देना है। तो अमन 12, वरुण 15 और चेरी ये 20, ये ना अमन, वरुण और चेरी। तो 15, 20 और 12 का एलसीएम अगर हम ले तो 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5, 15 से कटेगा 4 और 20 से ये कट जाता है हमारा 3 बार में। अब तीनों की मिली हुई अगर हम कार्य क्षमता निकालें तो 5, 4, 9, 3, 12। 12 के हिसाब से इन्होंने 3 दिन काम किया, यानी 36 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो गया। तो शेष काम कितना बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 60 में से अगर हम 36 को घटा दें, 60 में से अगर हम 36 को घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो 24 यूनिट काम बचा है और करना किसको है? अमन ने कार्य छोड़ा है, यानी ए चला गया है। तो बचेगा कौन? वरुण और चेरी। तो 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दोनों की मिली हुई कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो 3 सही 3/7 दिन। तो आंसर हो जाएगा 3 सही 3/7 दिन। तो कहीं है भाई 3 सही 3/7 दिन। तो यहां पर तो देखिए, अच्छा पूरा पूछा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी शेष कार्य के बारे में नहीं पूछा है। तो कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा? कुल कार्य तो आपको पता है 3 प्लस 3 सही 3/7, यानी 6 सही 3/7 दिन।
तो यहां पर कुल कार्य पूरा होगा 6 सही 3/7 दिन में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब तक शेष कार्य की बात ना करें तब तक शेष वाला नहीं बताना है। वो अगर आप बताएंगे, देखिए पहला ही ऑप्शन था, गलती यहीं पर होती है और एग्जामिनर को पता है आप ये गलती करेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी डाउट के लिए नंबर आपको ऊपर दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, किस अनुपात में क्रमशः 85 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल और 35 रुपए प्रति लीटर के मिट्टी के तेल को मिलाकर 50 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है? तो अब यहां पर देखिए, हमें पता है जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन आता है तो जो भी मिश्रण बनता है वो सीपी के बेस पर देखा जाता है। तो यहां हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और ये है 25% का प्रॉफिट, यानी 125% बराबर 50 रुपए। तो यहां से अगर हम निकालें 100%, ठीक है, तो ये देखिए यहां पर 25% की वैल्यू, अगर यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं तो 25% बराबर 10 रुपए आ जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 40 रुपए। तो अब एलिगेशन वाला रूल लगा देना है। यहां पर आपको पता है 85, 35 और बीच में हम लिखेंगे 40, क्रॉस सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां से आ जाएगा 5, 85 और 40 का अंतर हो जाएगा 45, तो 5 और 45 यानी 1:9। बस इतना आपको करके अपना आंसर बता देना था, और एग्जाम में भी इसी स्पीड में आपको करना होगा, इससे तेज स्पीड में करना होगा। चलिए, यहां तो मैं बता रहा हूं, लेकिन वहां आपको फटाफट कर डालना है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन, और कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप उसको दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर, वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, यहां पर अगला क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, रमेश एक यात्रा पर दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर निकलता है, तो इस यात्रा का 8/15 भाग वह रेल से गया, 9/20 भाग वह कार से, तथा शेष 10 किलोमीटर वह ऑटो से गया। तो रमेश के द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या होगी? तो देखिए भाई, 3 पार्ट्स में यात्रा को कर रहा है, तो पहले वाले 2 पार्ट्स को अगर हम जोड़ें, 8/15 और 9/20, तो कितना भाग वो चल चुका है ये पता लग जाएगा। तो बचे हुए भाग को हम 10 किलोमीटर के बराबर रख सकते हैं। तो इनको अगर हम जोड़ें तो जोड़ने का तरीका है 20 में 8 का गुणा 160, 15 का 9 में गुणा 135, 160 और 35 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 295 बटे 15 गुणे 20 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा 300। तो 300 में से 295 भाग चला जा चुका है, तो शेष कितना बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 300 में से 295 भाग चल चुके हैं, इसका मतलब 300 में से अभी 5 भाग बचा हुआ है, तो 5/300 भाग बचा हुआ है, जो कि है 10 किलोमीटर। ठीक है ना, जो कि है 10 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि पूरी यात्रा यानी पूरा भाग कितना था, एक भाग कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 300 बटे 5। देखिए बहुत ज्यादा अभी 5 और 300 को काटने की जरूरत नहीं थी, वो बाद में गुणा करना ही था। तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार, आंसर हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुणा भाग करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट करते चलते हैं, और आप लोग भी वीडियो को रोक करके करते रहिएगा, देखते रहिएगा कितना हो पा रहा है कितना नहीं। उस घनाभ की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा जिसके सबसे लंबे विकर्ण की माप 18 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो है वो 576 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब यहां पर देखिए, जैसे हमें पता है कि सबसे लंबा विकर्ण, किसी भी घनाभ का जो सबसे लंबा विकर्ण होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी यहां से अगर हम कहें कि √L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू 18, देन आगे क्या मिलेगा हमें, L² प्लस B² प्लस H² इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, यानी कि 324। एक चीज ये हमें पता लग गई। और दूसरा, अगर हमें पता है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है भाई हमारा 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है 576। तो अब अभी इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो यहां पर अगर हम देखें कि अगर L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर हम करें तो हमें मिल जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH, ये मिलेगा। तो यहां पर वैल्यूज को पुट कर देना है, यानी अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर इस वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 324। तो ये हो गया हमारा 324 प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH ये बराबर दिया हुआ है 576। तो यहाँ रख देंगे 576, यानी L प्लस बी प्लस एच का जो होल स्क्वायर आया है ये आ जाएगा हमारा 900। तो L प्लस बी प्लस एच, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग पूछा है तो 900 का हम अंडर रूट कर देंगे, यानी यहां से आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा इसमें आपका डी ऑप्शन। मानता हूं क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, लेंदी था, लेकिन एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, इसलिए करना जरूरी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 95 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 माइनस ब्रैकेट में -4 -3 और फिर अंदर भी है माइनस, ठीक है, अंदर भी क्या है, माइनस है, -3 है, -17 -10, ठीक है ना, -17 -10 ये वो इसमें दिया हुआ है भाई। तो अब इसको हमें सॉल्व करके बताना है, सॉरी अंदर माइनस नहीं 3 ही है, ओके सॉरी, वहां गलती से मैंने माइनस लगा दिया। चलिए, तो ये दिया हुआ, तो इसको हमें सॉल्व करना और बताना है अपना आंसर क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर इसमें जो भी बार वाला विंकुलम लगा होता है, विंकुलम को सबसे पहले, यानी जिसके ऊपर बार लगा उसको सबसे पहले। तो 17 और 10 को अगर हम घटाएं तो यहां पर भी माइनस को छोड़ देंगे, 17 में से 10 जाएगा 7, तो यहां से निकलेगा 3 - 7, ठीक है, ब्रैकेट बंद है, माइनस लगा हुआ है। यहां से अगर देखें तो आ जाएगा 95 माइनस, अब इस ब्रैकेट में आएगा 144 भाग 12 गुणे 12 को सॉल्व करेंगे तो 144 माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के बनाएगा +4, ठीक है ना, +4 बना देगा। तो अब यहां पर इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि यहां पर 95 तो होगा, माइनस 144 से 144 कट जाएगा, यहां पर आगे बचा हुआ है आपके पास +4, ठीक है, तो यहां 144 से 144 कटेगा तो ये आएगा 1, ठीक है, +4 है, -3 है, अंदर को ओपन करेंगे तो यहां से आएगा +4 -3 +7, +4 -3 +7। तो यहां पर अगर आप देखें तो 4 1 5 5 और 7 12, 12 में से 3 निकल जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 95 माइनस 12 में से 3 निकल जाएगा 9 और 95 में से 9 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 86। तो 2-3 स्टेप में जो जो स्टेप आपको करते जाना है बस उसी को सॉल्व करके आगे लिखते चले जाना है। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, फटाफट करते चलते हैं ना, टाइम वेस्ट, बहुत बातचीत करके आपसे टाइम वेस्ट मैं आज नहीं करूंगा। स्थिर जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें पता है कि नाव नदी में अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यूज होता है। तो नाव को धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाकर आने में, तो धारा की दिशा में अगर जाएगी तो विपरीत दिशा में वापस आएगी, यानी यहां पर दोनों चालों का काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है भाई, अनुकूल चाल अगर हम निकालें, अनुकूल चाल तो वो हो जाएगी 20 + 4 24, और अगर हम प्रतिकूल चाल की बात करें यानी अप स्ट्रीम की बात करें प्रतिकूल चाल, तो ये हमारी हो जाएगी 20 - 4 यानी 16। तो अब 32 किलोमीटर जाना है, कितने चाल से, 24 की चाल से, और प्लस 16 किलोमीटर वापस 32 किलोमीटर वापस आना है, 32 किलोमीटर वापस आना है 16 की चाल से। तो टाइम कितना लगेगा, तो 32 और 24 ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको हम 8 से काटे तो 8 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, प्लस 16 से कट जाएगा 2 बार में, तो 4/3 + 2, 4/3 + 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 4 10/3, 10/3 घंटे, जिसको हम कह सकते हैं 3 सही 1/3 घंटे, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। तो घंटे में जो फ्रैक्शन में मिल जाए उसमें 60 से गुणा करके आप उसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे भाई अपना आंसर सी ऑप्शन, 3 घंटे 20 मिनट। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी HCF 16 है और LCM 48 है। तो उन संख्याओं में से प्रत्येक को 50% बढ़ाने पर प्राप्त संख्याओं का LCM क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप XY से या फैक्टराइज करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको इतना पता है कि देखिए LCM और HCF जो भी होता है वो गुणे और भाग यानी उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो जब भी किसी चीज को जितना भी हम बढ़ाएंगे LCM और HCF भी उसी के हिसाब से बढ़ते हैं, और जितने % घटाएंगे LCM और HCF भी उसी के हिसाब से घटते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है,
50% बढ़ रहा है तो एलसीएम भी 50% बढ़ जाएगा, यानी 48 का आपको निकाल देना है केवल 150%, यानी 150/100 कर देना था और कुछ नहीं। तो 48 का आधा होता है 24, 24 जोड़ करके आप बता सकते थे 72 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, ये हो जाएगा 24, 24 का 3 गुना 72। सीधे एक बार में अपना पढ़ते हुए आंसर करना था आपको। तो जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप जानते रहते हैं, उसका बेसिक जानते रहते हैं, या फिर आप ये कहें कि केवल ट्रिक ना जान करके कॉन्सेप्टों को आप पढ़ते हैं, समझ करके पढ़ते हैं, तो चीजें हमारे लिए कर पाना बहुत आसान होता है। तो भाई केवल ट्रिक मत सीखिए, मेरा कहना यह है कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिंदगी में दोबारा कभी मैथ पढ़नी नहीं पड़ेगी, हमेशा आपका वो मैथ एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राकेश ने एक परीक्षा में इतिहास में 150 अंक प्राप्त किए। इतिहास में 150 अंक प्राप्त किए। यदि इतिहास में उसके द्वारा प्राप्त अंक भूगोल में उसके द्वारा प्राप्त अंकों से 25% ज्यादा है। देखिए भाई, इतिहास की बात की जाए और भूगोल की बात की जाए, ठीक है, इतिहास की बात की जाए और भूगोल की, तो आप कहेंगे भाई इतिहास का अंक भूगोल में प्राप्त अंकों से 25% ज्यादा है। तो अगर भूगोल में मान लेते हैं उसको मिला है 100%, तो इतिहास में कितना मिलेगा? 125% मिलेगा ना। तो इसके अंकों का अनुपात क्या हुआ? अंकों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5:4। बस यही हो गया आपका आंसर। अब यहां पर इस 150 का कोई काम नहीं था। जो लोग 150 चक्कर में पढ़ेंगे वो अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए अनुपात पूछा गया और जो अंकों का अनुपात होगा वही उनके प्रतिशत का भी अनुपात होगा, और ये सब चीजें डिटेल में क्लास में बढ़िया से पढ़ाई है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर 5:4। क्लियर है? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 5:4। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट से करेंगे, बाकी अब तरीके लेंदी वाला लगाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से करते हैं और तो इजी वे में ये सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक व्यक्ति ने एक बगीचा खरीदा तथा उसमें 32,761 सेब के पौधे लगाए। उसने बगीचे में इस प्रकार पंक्तियां बनाई कि संख्या व प्रत्येक पौधों पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर। तो अब आपको पता है भाई जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो वहां पर स्क्वायर बनता है, यानी ये 32,761 का अंडर रूट कर देना है सॉरी। तो अब आपको पता है यहां पर 1 है तो लास्ट में तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1। अब ये 2 अंकों के लिए हो गया। तो 327 किसके स्क्वायर के आसपास पड़ रहा है? 324 होता है 18 का, तो इसके आगे लिख दो भैया 18। ये बन गया 181 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा बी 181। अगला क्वेश्चन, अरुण और विनीत एक व्यवसाय करने का निश्चय करते हैं तथा वे 5:3 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि वे लाभ के 20% को दान करते हैं तो अरुण का हिस्सा 1800 बनता है, तो कुल राशि क्या होगी? ठीक है, 20% दान करने के बाद यानी कुल राशि का 80% में वो बंटवारा करते हैं। कुल राशि का 80% वो बंटवारा करते हैं, ठीक है, और कुल राशि होगी 100%, यानी जो भी लाभ मिला होगा वो 100%। तो उन्होंने 20% दान कर दिया, यानी जो कुल राशि का 80% है उसका उन्होंने बंटवारा कर लिया किसमें? 5:3 में। ठीक है, 5:3 में बंटवारा किया। तो अगर हम 80% का बंटवारा 5:3 में कर दें 5:3 में, तो इसको मिलेगा 50% और इसको मिलेगा 30%। हो जाएगा ना भाई, इसको मिलेगा 50%, इसको मिलेगा 30%, यही होगा। यानी कुल जितना भी मिला था, और यहां कहा गया अरुण का हिस्सा 1800 है। अरुण को कितना मिला है? 5 हिस्सा, यानी 50% की वैल्यू यहां पर हमको मिल गई भाई। 50% की वैल्यू 1800 है, तो कुल यानी टोटल 100% क्या होगा? 1800 का 2 गुना 3600। तो उनका कुल लाभ कितना था? ऑप्शन नंबर ए 3600 रुपए था उनका कुल लाभ। बात समझ में आई? बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में केवल जितना क्वेश्चन की लैंग्वेज कहे पढ़ते जाइए, वैसा करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। और कोई तरीका, इससे बेस्ट तरीका और कोई हो ही नहीं सकता किसी भी क्वेश्चन को करने का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,610 रुपए का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, किस्तों वाला आ गया। इसमें तो समस्या होती, लेकिन आज समस्या दूर हो जाएगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है, ठीक है। टोटल जो भुगतान करना होता है, जैसे हमसे कहा गया 12,610, ठीक, 12,610 का भुगतान करना है। तो इसके साथ अगर आपको प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, यानी
हर किस्त की वैल्यू आपको पता करनी है कि किस्त, हर जो किस्त बनेगी समान किस्त वो कितने की होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा कर देना है यहां पर, सॉरी गुणा कर रहा हूं, हाँ गुणा कर देना है यहां पर 1 बटे, ठीक है 1 बटे 21। अब जैसे यहां पर देखो 5% दिया हुआ है, तो 5% को हम क्या कहते हैं भाई, 5% की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5% को कहते हैं 1 बटे 20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना होगा, 21 रुपए हो जाएगा। तो 21 बटे 20 प्लस 21 बटे 20 का होल स्क्वायर और प्लस 21 बटे 20 का होल क्यूब, ये आपको यहां पर कर देना, क्योंकि 3 किस्तें देनी है तो क्यूब तक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, 3 किस्तें देनी है तो क्यूब तक का करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो जब आप इतना करेंगे तो इसके लिए आपको फिर थोड़ा सा गुणा भाग भी यहां पर अच्छे तरीके से करना होगा, यानी इसको तेजी से, जो 20 बटे 21 आपने लिखा है, 21 बटे 20 लिखा है, इसको फटाफट आपको चेंज कर लेना होगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये बन जाएगा हमारा 20 बटे 21, ये बन जाएगा 20 बटे 21 का स्क्वायर, यानी इसको अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा 12,610 गुणे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा, ये बनेगा आपका जी 1 मिनट, 21 बटे 20 है तो ये बन जाएगा ऊपर जाकर के, इसका अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 20 बटे 21 प्लस ये हो जाएगा आपका 400 बटे 441 प्लस ये हो जाएगा 8,000 बटे 9,261, इसका क्यूब हो जाएगा 9,261। अब इसी को जोड़ देना और गुणा कर देना है, तो 12,610 गुणे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9,261 और ये हो जाएगा हमारा 9,261, 21 से कटेगा 441 बार, 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8,820। ठीक है ना, 441 का 20 में गुणा 441, हाँ ठीक है 8,820 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 400 में 21 का गुणा करेंगे 8400 और फिर ये हमारा हो जाएगा 8,000। तो अब इन्हीं को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे तो 12,610 गुणे ये टोटल हो जाएगा आपका 9,261 ऊपर जाएगा। अच्छा ये 1 के बटे में, ध्यान रखिएगा ये जो था पूरा 1 के बटे में चल रहा है अभी, तो इसको पलट कर लिख देंगे 9,261 और बटे 1 के बटे में, तो पलट कर लिख जाएगा ये 9,261 बटे 25,220। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी गुणा भाग करने पर 4,000, क्योंकि ये इससे देखिए 12,610 से ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 4,630 रुपये 50 पैसे, 4,630 रुपये 50 पैसे। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन 4,630 रुपये 50 पैसे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। एक घनाभ की लंबाई को 10%, चौड़ाई को 5% व ऊंचाई को 50% बढ़ाने पर आयतन कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा? तो आयतन में परिवर्तन अगर पूछा गया है, ध्यान से रखिएगा, आयतन में परिवर्तन अगर पूछा गया है तो आपको पता है आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब 10% को हम यहां पर क्या कहते हैं भाई, 1 बटे 10, यानी 10 से वो 1 ज्यादा हो जाएगा। 5% को कहते हैं 1 बटे 20 और 50% को हम कहते हैं 1 बटे 2। ठीक है, यानी 10 का 1 हो जाएगा, 20 का 1 हो जाएगा, 20 में 1 बढ़ जाएगा और यहां पर 2 में 1 बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, 10, ठीक है, 20 और 50, 10, 20 और 50 ये कर लेना है। ठीक है, 10, 20 और 2, 50 कह रहा हूं यहां पर 2 हो जाएगा, 10, 20 और 2। ठीक है, तो 10, 20 और 2 अगर हम यहां पर लिख लें 10, 20 और 2, तो ये हमारा आगे बढ़ेगा इसमें, तो ये बनेगा 11, ये हमारा बन जाएगा 21 और ये हमारा बन जाएगा 3। तो इधर मल्टीप्लाई करें तो 10 का 20 गुना हो जाएगा 200, 200 का 2 गुना 400। ठीक है, 400 और यहां इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 21 और 3 ये हमारा हो जाएगा भाई 693।
693। तो 400 से 693 हो गया, टोटल कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 293 बढ़ा हुआ है, 293 बढ़ा है 400 में, और गुणा कर देंगे 100 का, तो 2 जीरो ये कैंसिल आउट, 4 से डिवाइड करेंगे, 73.25%। 73.25% ये हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन होगा इसका आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक कैंप में 150 यात्रियों के लिए 32 दिनों का भोजन है दिन, यदि 20 दिन बाद 30 यात्रियों का और आगमन हुआ तो भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो भाई यहां पर देखिए 32 दिनों का खाना था, 20 दिन खा लिया गया, तो अभी भी खाना कितने दिन का बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 12 दिन का खाना बचा है। और कितने आदमियों का? 150 आदमियों के 12 दिन का खाना, 30 आदमी और आ गए, यानी 180 आदमी अब कितने दिन खाएंगे? तो 0 से 0 काट दीजिए, 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 5, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। फटाफट इसी तरह एग्जाम में आपको भी क्वेश्चन का आंसर करते जाना है। अगला क्वेश्चन, वहां टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। किसी कंपनी के 1/3 भाग शेयर वर्मा के पास, 1/4 भाग शेयर शर्मा के पास व शेष 5 लाख रुपए सक्सेना के पास हैं, तो वर्मा जी का शेयर कितना है? ठीक है, तो 1/3 वर्मा जी के पास है, 1/4 शर्मा जी के पास है, तो दोनों का योग आएगा, यहां से अगर एलसीएम ले तो 12, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि 7/12 भाग। तो सक्सेना जी के पास कितना होगा? तो सक्सेना जी के पास होगा 5/12, यानी 12 में से 7 भाग इन दोनों के पास है, तो 12 में से 5 भाग सक्सेना जी के पास होगा, जो कि है 50 लाख। यानी हम कह सकते हैं 5/12 बराबर 5 लाख, सॉरी 50 लाख कह रहा हूं, 5 लाख। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो वर्मा जी के पास है 4/12 भाग, वर्मा जी के पास है 4/12, तो 4/12 की वैल्यू आप क्या कह देंगे? 4 लाख। अब 3/12 मत कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/3 भाग की बात की गई है, तो अगर यहां से हम पूरी वैल्यू निकालेंगे तो 12 लाख रुपए आएगी, और 12 लाख का 1/3 भाग 4 लाख होता है, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 5 वस्तुओं को 7 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब ये तो देखते हुए आप कर सकते हैं भाई, 40% का लाभ यानी 140% बराबर 7 रुपए। ठीक है, तो 100% बराबर, तो आप यहां तुरंत कहेंगे सर 5 रुपए हो जाएगा, और 5 रुपए में 5 वस्तु, तो एक वस्तु कितने रुपए की? तो आप कहेंगे सर 1 रुपए की। यूं ही आंसर आपको एग्जाम में भी करते चलना है। अगला क्वेश्चन 18, चलिए यहां पर 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस एक्स बराबर 58 है, तो एक्स का मान क्या होगा? चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फटाफट इसको ओपन करते जाते हैं। ठीक, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये 15 माइनस लगा हुआ है बाहर, तो 15 बन जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो माइनस के साथ -15 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 37। ठीक, अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो इसके बाहर देखिए फिर माइनस लगा हुआ है, तो ये बनेगा हमारा -37 प्लस 15 माइनस एक्स। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है, और साथ साथ यहां पर 28 भी लिखा हुआ था भाई, इस ब्रैकेट के अंदर 28 भी आएगा, ये 28 से तब ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसके बाहर फिर माइनस लगा हुआ, तो ये फिर ओपन होगा, तो ये बन जाएगा -28 प्लस 37 माइनस 15 प्लस एक्स, और बराबर ये 45। तो अब सीधे सीधे जोड़ घटा लीजिए, और यहां बराबर लिखा हुआ है 58। ठीक है ना, ये 58 लगाया, तो इधर से अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो -28 है, -15 है, प्लस 37 है, प्लस, तो 45 में से अगर हम 15 को हटा दें तो बचेगा हमारे पास 30। ठीक है ना, 45 में से अगर हम 15 को हटा दें तो बचेगा हमारे पास 30, और 30 में से 28 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 37 प्लस एक्स बराबर 58। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 58 माइनस 39, तो 58 में से अगर हम 39 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा भाई? 19 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 19, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अर्नब ने एक कैमरा उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। यदि कैमरे का विक्रय मूल्य 5 लाख रुपए है तो कैमरे का अंकित मूल्य कितना था? अब 20% की छूट पर खरीदेगा तो तुरंत आपको क्या करना है भाई? 100 में 20 कम करके लिख देना है, 80% बराबर, ठीक है, 80% बराबर 5 लाख। तो यहां से अगर आप देखें तो 80% बराबर 5 लाख है। ठीक है, यहां पर हम एक काम करते हैं भाई, इसको पूरी तरह से नहीं काटते हैं।
ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 20% की वैल्यू आ जाएगी इधर भी, और इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000। ठीक ना, 1,25,000। ठीक, तो ये 1,25,000 होगा। तो 100% बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 का गुणा कर देना है। तो इधर 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6,25,000। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, 6,25,000। अगला क्वेश्चन, रहीम ने 12,000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 5% है तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। अब 3 साल का साधारण ब्याज अगर 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 5% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा आपका 15%। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज आएगा 15%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि बस आपको उसका क्यूब करना होता है। तो 5 का क्यूब करेंगे और 2 अंक लिख लेंगे 25। ठीक है, 5 का क्यूब करेंगे, 2 अंक लिख लेंगे 25, उसके बाद हासिल जाएगा 1। फिर 5 का 3 गुना 15, 15 का 5 गुना 75, 1 76। तो यहां पर 2 अंक लिख लेंगे 76, बस यहीं पे आपको कर देना। और यहां पर अगर आप देखें तो 15.7625 आएगा। तो यहां पर इतने परसेंट, तो इन दोनों का अंतर 0.7625% बराबर। अब आपको यहां पर इसका ये परसेंट निकालना है, किसका, मूलधन दिया हुआ है 12,000। तो 12,000 का इतना परसेंट, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 रखेंगे, 2 जीरो काटेंगे, ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 दशमलव इधर खिसक जाएगा। यानी आप यहां पर टोटल गुणा करके सीधे लिख सकते हैं। तो 12 का गुणा कर देंगे भाई, तो 12 का गुणा करने पर यह बनेगा 9,150 और 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा तो 91 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 91 रुपये 50 पैसे, ये हो जाएगा आपका अंतर, यानी बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। तो ये थे वो 20 क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से। इसी तरह एग्जाम में भी आपको फटाफट करके चले आना है, क्योंकि वहां पर आपको समय बहुत कम रहेगा, 1 मिनट से भी कम समय। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी प्रैक्टिस सेशन, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले प्रैक्टिस सेशन में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।